आज हम पढ़ेंगे बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस सेपरेटली कौन कौन से होते हैं। आज हम देखेंगे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस जो एक ही डिवाइस दोनों काम कर सकता है। चैप्टर शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस चैप्टर की और भी चैप्टर्स के नोट्स पाने के लिए आप हमारा ऐप LU अपडेट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ से आपको काफ़ी मिनिमम कॉस्ट पे सारे ही कोर्सेज़ के अच्छे से लेक्चर्स एंड MCQs अवेलेबल होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हेडसेट, जो हमारा हेडसेट होता है वो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस दोनों होता है, क्योंकि उसमें विद माइक्रोफोन एंड स्पीकर वो दोनों से आता है कि आप उसमें अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हो, तो वो इनपुट हो रहा है, एज वेल एज आप उससे सुन भी सकते हो, तो वो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस दोनों हो जाता है। यूएसबी पोर्ट हम लोग ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं, जैसे कोई भी हमको अपनी जैसे DVD, CD, ऑडियो कार्ड्स एंड साउंड कार्ड्स, फैक्स, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो USB पोर्ट से ही कनेक्टेड होती हैं। हम लोग उसको कनेक्ट करते हैं अगर हमको कहीं भी कुछ ट्रांसफ़र करना हो, लैपटॉप से कुछ अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र करना हो या फ़ोन से कुछ लैपटॉप में ट्रांसफ़र करना हो, तो USB पोर्ट का हम इस्तेमाल करते हैं। तो वो भी एक इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस दोनों का काम प्ले करती है। नेक्स्ट, फैक्स का फुल फॉर्म होता है फार अवे फ्रॉम जेरोक्स। जैसे हम लोग को होता है कि जैसे अगर कोई एक पर्टिकुलर इंसान दिल्ली में बैठा है एंड उसको फैक्स करना है US में, तो उसने वो वहाँ से फैक्स कर दिया, दिल्ली से बैठ के वहाँ पे उसके पास प्रिंट आउट आ जाएगा। वेराज तो ये भी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस का दोनों का काम प्ले करता है। फैक्स एग्जाम्पल हो जाता है USB पोर्ट का। मॉडम मतलब होता है मॉड्यूलर डेमोड्यूलेटर। जो काम मॉड्यूलेटर का काम होता है डिजिटल जो सिग्नल होते हैं उसको एनालॉग में कन्वर्ट करना, एंड डीमॉड्यूलर जो होता है इसको एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। अब हम पढ़ेंगे मेमोरी। तो मेमोरी क्या हो, दो टाइप की होती है। पहली प्राइमरी मेमोरी और दूसरी सेकेंडरी परमानेंट। ऑक्सिलरी इसके कई नाम होते हैं, बट परमानेंट एंड सेकेंडरी मेन नाम है। यहाँ पे भी हम कह सकते हैं प्राइमरी या मेन मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? तो प्राइमरी मेमोरी होता है जो डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है CPU के साथ में, वो डायरेक्टली लिंक्ड होता है CPU के साथ में। प्राइमरी मेमोरी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, रैम एंड रोम। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी में आप जो हो कोई चेंजेस अगर आप लाना चाहते हो उस पर्टिकुलर इनपुट के अंदर आप ला सकते हो। रीड ओनली मेमोरी में आप, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है कि सिर्फ आप उसको पढ़ सकते हो, आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं ला सकते हो। रैम जो होती है हमारी वॉलेटाइल होती है और रोम हमारी इनवॉलेटाइल होती है। इसमें हम बोथ रीड एंड राइट कर सकते हैं। इसमें हम ओनली रीड करते हैं, ये टेम्प्रेरी होती है बिकॉज हम इसमें चेंजेस ला सकते हैं। ये परमानेंट होती है बिकॉज इसमें हम चेंजेस नहीं ला सकते हैं, जो फेड हो गया वो फेड हो गया। रैम जो होता है फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, डी रैम एंड एस रैम। डी रैम मतलब डायनेमिक रैम एंड एस रैम मतलब स्टैटिक रैम। डायनामिक रैम क्या होता है कि दिस टाइप ऑफ मेमोरी ईच सेल कंटेन्स अ कैपेसिटर एंड अ ट्रांसलेटर, हैंस टेक्स लेस स्पेस देन एस रैम सेल। जो इसकी स्पेसिंग होती है वो कम होती है, तो आप जो हो कम स्पेस में ज़्यादा मेमोरी स्टोर कर सकते हो। वेराज एस रैम में जो होते हैं वो 4 या 6 ट्रांसलेटर्स होते हैं, हैंस मोर स्पेस इज रिक्वायर्ड देन डी रैम सेल्स। डी रैम जो होता है रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट रिफ्रेशमेंट, आपको उसको कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश करना पड़ता है ताकि वो इन्हांस हुए। एस रैम में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। डी रैम को क्योंकि आप बार बार रिफ्रेश कर रहे हो तो वो एक स्लोअर प्रोसेस होता है। एस रैम जो होता है वो फास्टर प्रोसेस होता है। डी रैम लेस एक्सपेंसिव होता है, एस रैम जो है वो मोर एक्सपेंसिव होता है। वैसे ही होता है वी रैम, जो वीडियो रैम होता है, जिसमें हम वीडियो जो हमारी होती है विजुअल वाली वो स्टोर कर सकते हैं। DDR रैम जो होता है वो डबल डेटा रेट सिंक्रोनस डी रैम होती है। वी रैम के बारे में अगर हम पढ़ें तो वी रैम जो होती है वो यूज़ करी जाती है बेटर क्वालिटी ऑफ वीडियोज़ के लिए। जो वीडियोग्राफर्स होते हैं वो लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं कि जब उनको वीडियो स्टोर करनी होती है अच्छी क्वालिटी में, तो वो लोग वी रैम का इस्तेमाल करते हैं। विच मेमोरी इज़ नीड टू रिफ्रेश आफ्टर अ फिक्स टाइम इंटरवल, तो वो डी रैम होती है, बार बार उसको रिफ्रेश करना पड़ता है। ये एक दो वर्ड्स हैं जो आपको समझने हैं, कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग होता है कि जब आपने अपना कंप्यूटर शट डाउन किया, शट डाउन से टर्न ऑन करेंगे तो कोल्ड बूटिंग होती है कि आपने कम्प्लीटली अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी आपका आपने शट डाउन किया उसको फिर ओपन किया, तो वो कोल्ड बूटिंग कहते हैं। और वार्म बूटिंग होती है जब आप कंप्यूटर को ऑन रहने दें एंड रीस्टार्ट करें। जब हम रीस्टार्ट करते हैं, लाइक सपोजिंगली आपने शट डाउन करके रख दिया अपना लैपटॉप, थोड़ी देर समय बाद आपने खोला, और कभी कभी जैसे हमारा लैपटॉप जो थोड़ा लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं सही से काम करता, हम लोग उसको रीस्टार्ट करते हैं, तो वो रीस्टार्ट अपने आप होता है। शट डाउन में आपने शट डाउन किया फिर आप ही को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, वेराज ये रीस्टार्ट वाले में वो अपने आप ही शट डाउन होएगा ना, अपने आप वो
विद इन फ्यू सेकेंड्स वो रीस्टार्ट हो जाएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं वार्म बूटिंग। ऑल कंटेंट्स आर लोडेड फ्रॉम रोम टू रैम। वॉलेटाइल मेमोरी मतलब होता है कि कंटेंट्स ऑफ रैम आर लॉस्ट व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ। वॉलेटाइल मेमोरी मतलब होता है कि जब जैसे सपोजिंगली लाइट चली गई, आपने शट डाउन कर दिया, तो जो भी आपका मैटर होगा वो वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप फिर से जब लैपटॉप खोलोगे तो वो आपको मेमोरी में नहीं दिखेगा। नॉन वॉलेटाइल ऑब्वियसली इसका ऑपोजिट होता है कि पावर ऑफ हो चाहे ऑन हो चाहे ऑफ हो, जो भी सिचुएशन हो, वो मेमोरी आपकी हमेशा इंटैक्ट रहेगी, जैसी है वैसी ही रहेगी। इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? वो सेट ऑफ कमांड्स होते हैं जो हम लोग कंप्यूटर को देते हैं कि आप ये हमारे कमांड्स हैं, आप इसके बेसिस पे आउटपुट कैरी आउट करो। डेटा क्या होता है? डेटा होता है जो फैक्ट्स होते हैं, रॉ फैक्ट्स होते हैं हमारे, कि वो डेटा है, ये हमारा, जैसे हम लोग कहते हैं ना, हमारा जैसे फोटोज़ हैं वो डेटा है, हमारा वीडियोज़ डेटा है हमारा। डेंसिटी, मास पर वॉल्यूम। डेंसिटी मतलब मास पर वॉल्यूम। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस केप्ट इन कंप्यूटर्स रोम executes and checks system. This is called power or self test. Once post is over, the SW is ROM, also called BIOS or fireware, activates the computer disk drives. This loads to the boot set loader, which is a short program that loads the operating system into memory and allows into a beginning operation. अब हम पढ़ेंगे रोम के बारे में। तो रैम हमने पढ़ लिया, अब हम रोम के बारे में पढ़ेंगे। रोम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पी रोम दैट इज़ प्रोग्रामेबल रोम, ई पी रोम दैट इज़ इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ई पी रोम इलेक्ट्रिकल इरेजेबल पी रोम। तो हम अगर इरेजेबल प्रोग्रामिंग रोम की बात करें तो इसमें जो डेटा होता है, जो भी हमारे प्रोग्राम होते हैं, उसको हम इरेज कर सकते हैं, वो मिट सकते हैं। एंड जो हमारा इलेक्ट्रिकल वाला होता है वो वोल्टेज पे काम करता है, वो इलेक्ट्रिक वोल्टेज प्रोवाइड करना होता है उसको काम करने के लिए। टच स्क्रीन, टच स्क्रीन जो होता है, अगेन टच स्क्रीन हमारे फ़ोन्स होते हैं, वो इनपुट आउटपुट दोनों होते हैं, तो वो भी एक हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस में आ जाएगा। अब अगर हम मेमोरी की बात कर ही रहे हैं तो मेमोरी में हम देखते हैं कुछ टर्म्स। बिट होता है 0.1, जो अगर मेमोरी की हम बात करें, हम लोग बात करते हैं कि हाँ फ़ोन हमारे कितने मेमोरी का है, कितनी उसमें मेगाबाइट है, कितना क्या है, कि वो सब चीज़ें हम लोग देखते हैं। 4 बिट में 1 निबल होते हैं, 8 बिट में 1 बाइट होती है। तो बिट और बाइट डिफरेंट होती है। स्मॉल बी से हम लोग बिट को रिफ़र करते हैं, बड़े बी से, कैपिटल बी से हम लोग बाइट को रिफ़र करते हैं। तो 8 बिट में 1 बाइट होता है, बाइट 8 टाइम्स होता है बिट का। 1024 बाइट में 1 KB होता है। अगेन दिस गोज़ ऑन एंड ऑन, लाइक 1 मिनट में, जैसे हमारे 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, फिर 60 मिनट्स में, ऐसे करके हम लोग जो करते हैं उसी तरीके से ये भी चीज़ें ये आप समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा। KB, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, हेक्साबाइट, ज़ेल्टाबाइट, येटाबाइट, ये हमारे फर्दर इसमें जो है हमारी बड़ी मेमोरीज, जितनी ज़्यादा मेमोरी बड़ी होती जाती है। 1 TB जो है, 1 TB इज़ ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 10⁻12 बाइट, ओके। एंड 1 गीगाबाइट इज़ 2⁻30 बाइट या 10⁻9 बाइट। 1 मेगाबाइट इज़ 2⁻20 बाइट या 10⁻6 बाइट। ये 2s के फॉर्म में, 10s के फॉर्म में, जो भी आंसर आएगा, ऑप्शन आएगा, आप उस पर टिक लगा सकते हो। ये आपको याद करना पड़ेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। अगेन ये भी वही चीज़ है जो उसका मेमोरी चार्ट है, ये आप रिवाइज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, रिवीजन के लिए आसान रहेगा इससे पढ़ना। ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं, क्योंकि आपको कोई भी पूरा नहीं लिखेगा, वो क्वेश्चन यही आएगा कि 1 मेगाबाइट इज़ इक्वल्स टू डैश बाइट, तो आपको उसका आंसर करना पड़ेगा। कोई भी फुल फॉर्म नहीं लिखा रहेगा, तो आपको शॉर्ट फॉर्म्स भी अच्छे से पता होने चाहिए। सेकेंडरी मेमोरी हमारी जो थी, जैसे हमारे प्राइमरी मेमोरी पढ़ी, अब हम सेकेंडरी मेमोरी पे आते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी हम लोग पहले पढ़ते हैं मैग्नेटिक स्टोरेज। मैग्नेटिक स्टोरेज मतलब हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। हार्ड डिस्क में अप टू 1 TB स्टोरेज होती है, एंड फ्लॉपी डिस्क में उसमें 2 फिजिकल डायमीटर्स होते हैं। पहला होता है 2.25 इंच का एंड दूसरा होता है 3.5 इंच का। 5.25 वाले में 1.2 MB की मेमोरी होती है एंड दूसरे वाले में 1.44 की मेमोरी होती है, राइट। दूसरा होता है हमारा ऑप्टिकल स्टोरेज। ऑप्टिकल स्टोरेज में हमारा CD दैट इज़ कॉम्पैक्ट डिस्क एंड DVD मतलब डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क का होता है इसमें एग्जाम्पल।
ब्लू रे डिस्क भी होती है। सीडी की ऑलमोस्ट मेमोरी होती है, अगर हम देखें स्टैट्स में जाएं तो सीडी की ऑलमोस्ट मेमोरी 340 MB टू 700 MB की लगभग होती है। डीवीडी की ज़्यादा होती है। ब्लू रे डिस्क की और ज़्यादा होती है। तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट हमारी होती है हम उस हिसाब से इनका यूज़ करते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर हम थोड़ा आर्किटेक्चर समझें कि क्या आर्किटेक्चर रहता है, तो ये अगर आप देखें डिस्क का, ये ऐसे हमको पता है गोल डिस्क होती है, ये एक सेक्टर होता है, ट्रैक होता है, रीड वाइड हेड होता है। ट्रैक मतलब होता है कि यहाँ पे जो है डेटा ऑन डिस्क इज़ रिकॉर्डेड इन कॉन्सेंट्रेटेड सर्कुलर बैंड्स कॉल्ड ट्रैक। यहीं पे डेटा हमारा रिकॉर्ड होता है, क्योंकि ये सर्कुलर होती है तो सर्कुलर बैंड्स में वहाँ पे रिकॉर्ड होता है। सेक्टर होता है, ईच ट्रैक डिवाइडेड इनटू पार्ट्स कॉल्ड सेक्टर। ईच ट्रैक को हम लोग फर्दर सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, छोटे पार्ट्स में, उसको हम सेक्टर कहते हैं। क्लस्टर होता है, जैसे जैसे सपोजिंगली ये ट्रैक है, यहाँ पे आपने ये कुछ सेक्टर्स बन गए और 2 सेक्टर्स को हमने मिलाया तो वो बन गया हमारा क्लस्टर, ये चीज़ हो जाती है। सॉलिड स्टेट थर्ड हमारा एग्जांपल है। पेन ड्राइव या मेमोरी ड्राइव, जो हमारी हम लोग मेमोरी कार्ड यूज़ करते हैं, ये हमारा सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। इसमें भी मेमोरी स्टोर कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं कि ये सब CPU के बाहर है, कंप्यूटर के बाहर है, हम लोग इंसर्ट करेंगे। रैम एंड रोम ऑलरेडी इनबिल्ट होती हैं, बट ये सब जो हम पढ़ रहे हैं, चाहे CD DVD पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड, ये सब हम बाहर से इनपुट करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जितनी रिक्वायरमेंट होती है। मेमोरी की हायरार्की अगर हम यहाँ से देखें तो ये समझें आप, CPU, रजिस्टर, कैश, मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, इस तरीके से ये चलता है। साइज़ डिक्रीज़ करता है बॉटम से टॉप एंड स्पीड डिक्रीज़ करती है टॉप से बॉटम। प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट पे हम थोड़ा समझते हैं। तो पहले हमको समझना है कि 2 टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में हमारी मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज आती है, एंड हाई लेवल लैंग्वेज तीसरी लैंग्वेज हो जाती है। तो मशीन लैंग्वेज का मतलब होता है, ये मशीन लैंग्वेज एक वो लैंग्वेज होती है जो हमारा कंप्यूटर समझता है, 0 और 1 की भाषा होती है। वो बाइनरी हम लोग कहते हैं जिसको, बाइनरी लैंग्वेज वो होती है। ये कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझता है, उसके अलावा उसको हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझ में आती, या असेंबली लैंग्वेज भी उसको नहीं समझ में आती है। असेंबली लैंग्वेज होती है जब हम कंप्यूटर से इंटरैक्ट करते हैं, बट अल्फ़ा न्यूमेरिक उसमें, लाइक हम कह सकते हैं कैलकुलेशंस की उसमें, अल्फ़ा न्यूमेरिक उसमें जब हम कंप्यूटर से बात करते हैं, या शॉर्ट फॉर्म्स में हम बात करते हैं, लाइक सब्ट्रैक्शन को हम सब रेफ़र करते हैं, एडिशन को हम ऐड रेफ़र करते हैं। तो जब इस भाषा में शॉर्ट फॉर्म्स में हम बात करते हैं तो उसको हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। वो भी कंप्यूटर को इतना आसानी से नहीं समझ में आता है, वो भी मुश्किल होता है, उसके लिए भी हमको एक कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है। देन हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जो यूज़र के लिए आसान होती है, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज होती है, जैसे हमारी जावा, पाइथन, C++, ये सब जो लैंग्वेजेस होती हैं, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज में आती हैं, जो कि कंप्यूटर समझता है एंड उसको इंटरप्रेट करके फाइनली जो है हम आगे उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, मशीन उसको प्रोसेस करता है एंड हमें आउटपुट देता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, लाइक सिप हो गया हमारा, लिस्ट प्रोसेसिंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज़ होता है। कोबॉल हो गया हमारा जो प्रोग्राम बिजनेस मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है। बेसिक, पैस्कल, C लैंग्वेज, C++, जावा, ये सब कुछ हमारी इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस हैं जो हमने ये सब हाई लैंग्वेजेस का पार्ट होती हैं, जो कि सिंपल इंग्लिश में होती हैं, उसको हमारे लिए समझ पाना, अच्छे से याद कर पाना आसान होता है। उसके मेथड आपको पता होने चाहिए, उसके जो सिंटैक्स हैं वो सब पता होने चाहिए, तो आप आसानी से उसको क्रैक कर लोगे। देन लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, ना हमको जैसे पता है कि मशीन को सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ में आती है, बाकी जो असेंबली लैंग्वेज है या हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है वो उसको नहीं समझ में आती है। तो अगर हमको इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो हमें बीच में एक कह सकते हैं हम मीडिएटर चाहिए, जैसे ट्रांसलेटर कह सकते हैं हम, कि अगर सपोजिंगली ये हमारी इंग्लिश हो गया, मशीन लैंग्वेज को सिर्फ जर्मन आती है, तो हमें बीच में एक ट्रांसलेटर चाहिए ना, जो हमारी इंग्लिश को जर्मनी में कन्वर्ट करे एंड जर्मन को फिर वो उसको आगे समझाए कि ये मतलब है इस चीज़ का। तो उसी तरीके से हमारे कंप्यूटर में ट्रांसलेटर का काम करते हैं 3 चीज़ें, असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। असेंबलर का नाम होता है, असेंबलर का काम नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। एंड फिर कंपाइलर जो होता है, कंपाइलर का भी काम यही होता है कि कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, या हम कह सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। बट डिफरेंस क्या होता है कि कंपाइलर जो करता है वो पूरा पैराग्राफ इकट्ठा करता है। लाइक आपने अगर सपोजिंगली जावा में प्रोग्रामिंग लिखी 10 लाइन की, तो वो पूरा इकट्ठा कैलकुलेट, पूरा इकट्ठा जो है
करेगा एंड उसको फिर आउटपुट दे देगा। जावा हमारा कंपाइलर यूज़ करता है, वेराज अगर हम पाइथन की बात करें, पाइथन हमारा इंटरप्रेटर यूज़ करता है। वो लाइन बाय लाइन, अगर एक लाइन गलत हुई तो वो यहाँ पे एरर दे देगा एंड वो आपसे कहेगा पहले ये सही करो फिर हम दूसरे पे जाएंगे। तो ये चीज़ होती है, ये तरीका होता है। अगर हम कंपाइलर इंटरप्रेटर की बात करें तो कंपाइलर जो होता है वो फास्टर होता है एज़ कम्पेयर टू इंटरप्रेटर, और इंटरप्रेटर जो होता है वो लेस मेमोरी रिक्वायर करता है बिकॉज आप साइड बाय साइड उसको सॉल्व करते जा रहे हो। ये चीज़ हो जाती है। अब हम एरर्स की बात करते हैं। अगर हम कंप्यूटर लैंग्वेजेस की बात करें तो एरर्स की बात करना भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है। टाइप्स ऑफ एरर्स, एरर्स मतलब जो एक हम लोग कह सकते हैं कि गलती कह सकते हैं कि हमने अगर कोई गलती करी है, वो गलती किस तरीके की हो सकती है। सिंटैक्स एरर, कि आपने जो है सिंटैक्स गलत लिखा है। नाउ सपोजिंगली जैसे हमें पता है कि इंट ए होता है, मतलब इंटीजर ए हमने असाइन करी है, इंट ए को इंट की वैल्यू हमने असाइन करी है। और अगर जैसे जावा में होता है कि आपको इसके बाद सेमीकोलन लगाना है, आपने सेमीकोलन नहीं लगाया तो ये एक सिंटैक्स एरर का हिस्सा हो जाएगा। ना सिस्टम डॉट प्रिंट डॉट एल एन जो होता है हमारा, आपने कहीं कहीं पे प्रिंट डॉट लगाना भूल गए। जावा में होता है सिस्टम डॉट प्रिंट डॉट एल एन, आप डॉट लगाना भूल गए या आपने कैपिटल नहीं देखा, स्मॉल नहीं देखा, तो ये सब चीज़ें सिंटैक्स एरर में आ जाती हैं। उसको हम कहते हैं सिंटैक्स एरर, मतलब कि आपने सिंटैक्स में कोई गलती करी है जिसकी वजह से आंसर नहीं आ रहा है। तो जब हमारा आउटपुट, जब हमारा वो आता है कंपाइलेशन होने के बाद में नीचे जो ब्लॉक में हमारा बन के आता है तो उसमें सिंटैक्स एरर लिख कर आता है। तो आपको उस पर्टिकुलर लाइन पे जाना है, आपको फिर से देखना है, एनालाइज करना है कि हाँ क्या सिंटैक्स का एरर है एंड उसको आप सॉल्व कर सकते हो। दूसरा होता है हमारा सिमेंटिक एरर, जिसमें क्या होता है जब स्टेटमेंट आपने लिखा है इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मीनिंगफुल नहीं है कंपाइलर को, कि मतलब उसको उसका मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, तो वो सिमेंटिक एरर दे देगा। एग्जाम्पल जैसे ये दिया हुआ है कि ए बी सेमीकोलन लिया आपने, ए को आपने 10 की वैल्यू असाइन करी, बी को आपने 20 की वैल्यू असाइन करी, और आपने सी में कहा ए प्लस बी, चलिए ठीक है। फिर आप दे रहे हो कि इफ़ डी इज़ मॉड्यूलस डी, सॉरी डी, तो आपने इसमें यहाँ पे कोई वैल्यू, आपने डी को डिक्लेयर नहीं किया है पहले तो। दूसरी बात, आपने कोई डी को क्या आपने ए बी सी किसी को डिक्लेयर नहीं किया है। तो ये सब चीज़ें जो है वो सिमेटिक एरर में आ जाएगा कि कंप्यूटर को नहीं समझ में आ रहा है कि इसका क्या मतलब है। लॉजिकल एरर हो जाता है कि जब जो है प्रोग्राम कैन कंपाइल बट अनडिज़ायरेबल आउटपुट, आपके पास जो आप आउटपुट डिज़ायर कर रहे हो वो आउटपुट नहीं आया, आउटपुट आ गया है, कोई एरर नहीं आया मतलब एज सच, बट आप जो चाह रहे हो वो नहीं आया। तो उसमें क्या गलती हुई कि आपकी प्रोग्रामिंग में कोई गलती हुई। नाउ सपोजिंगली क्वेश्चन था कि आपको दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, लाइक ए और बी का आपको मल्टीप्लिकेशन करना है और आपका आंसर आ रहा है ए प्लस बी। तो इसमें क्या हुआ, ये लॉजिकल एरर हुआ कि आपको, आपका आंसर तो आ जाएगा बट वो आंसर ए प्लस बी का आएगा, ए मल्टीप्लाई बी का नहीं आएगा। रन टाइम एरर, जो एग्जीक्यूशन के टाइम पे प्रोग्रामिंग में एरर आए उसको हम रन टाइम एरर कहते हैं। नाउ अगर एग्जांपल देखें तो डिवाइड बाय ज़ीरो, डिवाइड बाय ज़ीरो एक रन टाइम एरर हो जाएगा बिकॉज वो एक इनफाइनाइट आंसर देगा, ठीक है। देन बग मतलब भी एरर होता है, डीबग मतलब होता है एरर को रिमूव करना, फाइन। अब हम देखेंगे नंबर सिस्टम कंप्यूटर में, जिसमें हम देखेंगे बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। बाइनरी में 0 to 1 आता है, 2 एलिमेंट्स। डेसिमल में 10 एलिमेंट्स तो 0 to 9। ऑक्टल में हमारे 8 एलिमेंट्स तो 0 से 7। एंड हेक्साडेसिमल में 16 तो 0 से 15 एलिमेंट्स को हम लोग काउंट करते हैं। अगर हम कन्वर्जन अब देखते हैं हम लोग, डेसिमल इंटू बाइनरी, मतलब हमको कन्वर्ट करना है 10 को 2 में कन्वर्ट करना है हमें। एग्जाम्पल से समझेंगे। 9, जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है 9, तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, आप बनाओगे ऐसे एक टेबल, 9 यहाँ लिखा, तो हमको 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 से हमको डिवाइड करना है इसको। तो ये जाएगा 4 ज़ा 2, 4 ज़ा 8, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे और यहाँ पे रिमाइंडर जाएगा जो हमारा है 1। अगेन 2, ये 2 से जाएगा, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर क्या है, कुछ नहीं, 0। देन अगेन 2 2 ज़ा 1, ये 1 ज़ा से जाएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0। तो इसका आंसर, हम जब भी हम ये इसका स्टेटमेंट लिखते हैं तो हम टॉप बॉटम टू टॉप जाते हैं, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 1 0 0 1, ठीक है। आपको अब अगर अपना ये आंसर चेक करना है कि ये आंसर सही है कि नहीं, आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो। आप यहाँ लिखोगे 1 2 4
8 16 डबल, जस्ट डबल होता जा रहा है। अपने नंबर्स आपने यहाँ लिखे जो भी आपके आए हैं, एंड जो 1 1 की प्लेस पर हैं अगर आप उनको काउंट करोगे, यहाँ पे 1 है तो वो जो है आपका फाइन डेसिमल नंबर बताएंगे। तो ये 9 8 8 + 1 9, तो हमारा 9 डेसिमल नंबर था, मतलब ये हमारा स्टेटमेंट सही था। 11 का भी अगर हम देखें तो 11 भी ऐसे ही होगा। 11 यहाँ पे 2 से जाएगा, 5 ज़ा रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1। अगेन 2 से हम भेजेंगे इसको, 2 2 ज़ा 4 रिमाइंडर 1। अगेन 2, ये 1 ज़ा 2 हो जाएगा, रिमाइंडर 0। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 1 0 0 1 1 1 0 1 1। राइट। ऐसे ही आप कोई भी रैंडम नंबर लो, उसकी प्रैक्टिस करो, बिकॉज ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एंड काफ़ी आते हैं, पूछे जाते हैं, तो आप पढ़ कर सकते हो। अब बड़ा नंबर हम अगर कोई देखें, जैसे ये 113 है, 113 को सॉल्व करने का ये यहाँ पे दिखाया गया है आपको। 113 को हम अगेन 2 से करेंगे, 56 1 रिमाइंडर, देन 28 0 रिमाइंडर, ऐसे कर करके हमारा आंसर आया है 1 1 1 0 0 0 1। इसको चेक भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है 1 2 4 8 16 32, और नीचे 1 के नंबर्स पूरा नंबर लिख दीजिए, एंड जो 1 के नंबर स्पेस पे होंगे उसको काउंट कर लेंगे। अगर 113 आ रहा है तो सही है हमारा आंसर, नहीं तो आपको फिर से कैलकुलेशन चेक करनी पड़ेगी। अब अगर कोई डेसिमल क्वेश्चन है तो डेसिमल क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, अब ये तो आप कर लोगे आराम से फिर पहला, बट डेसिमल के बाद वाला कैसे करते हैं हम, तो ये देखिए, ये जैसे हमारे पास नंबर था 0.25, हमने 0.25 को पहले 2 से किया, आ गया हमारा 0.50। फिर क्योंकि यहाँ पे 2 डेसिमल स्पेस है तो हम 2 बार करेंगे। अब हमारा ये 0.50 आया, हम 0.50 को ही रखेंगे, फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन हमारा आंसर आ जाएगा 1.00। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, जैसे आप देखोगे फर्स्ट इस पर क्या आ रहा है 0 एंड ये 1। लिखने का तरीका ये उल्टा चलेगा, ये ऊपर से नीचे हम लोग लिखेंगे तो 0 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये वाला मेथड डेसिमल में आप तभी करोगे जब आपको जो है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करना होएगा वहीं पर। और वहीं पर अगर आपको बाइनरी टू डेसिमल करना है, बाइनरी टू डेसिमल करने के लिए अगेन जैसे ये नंबर दिया हुआ है, आप इसको कैसे करोगे 1 2 4 8 16 32, इसके नीचे अपने नंबर्स लिख देंगे 0 1 1 1 0 1, काउंट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 46। 1 1 वाले स्पेस को काउंट करेंगे जहाँ 1 1 है। लाइक अब अगेन एग्जाम्पल लेते हैं, सपोजिंगली आपका नंबर है 1 0 0 1 1, इसके ऊपर हम रखेंगे 1 2 4 8 एंड 16, 16 एंड 2 18, और ये 19, तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 19। अगेन डेसिमल अगर है, यहाँ पे डेसिमल सॉल्व करने का तरीका होता है कि आप जैसे ये दिया हुआ है, आप 0.1 को इंटू 2 आप या अपॉन 2 आप कर सकते हो, 1/2, फिर प्लस 0 है तो 0 0 प्लस 1/8, देन ऐसे ही आप करोगे तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 0.65। ये आप करोगे तो ये आएगा 0.5, ये आएगा 0.125, इसको प्लस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा डेसिमल का। राइट। डायरेक्टली भी आप सॉल्व कर सकते हो, ये -2 ना लगाओ, आप सिंपली जो है सारी जो नंबर्स आपके पास हैं उनको अपॉन की पावर में लिखते जाओ, 2 4 8 16। ठीक है, हमारा क्योंकि हम 2 4 6 18 ये लेकर चलते हैं, तो आपके जो भी नंबर्स हैं आप उसको 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, जितने नंबर्स हैं आप उतने उसमें जितने डेसिमल के बाद के नंबर्स हैं आपने सारे लगा दिए, एंड देन आपका आंसर आ जाएगा। देन हम देखते हैं डेसिमल टू ऑक्टल हम करेंगे अगर। ठीक है, हम 10 to 8 जा रहे हैं, अब हम 10 to 8 जा रहे हैं। अभी तक हम डेसिमल बाइनरी कर रहे थे तो हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे 2 से। अब हम ऑक्टल कर रहे हैं तो अब हम 8 से करेंगे। नंबर हमारा 47 है, 47 का नियरेस्ट क्या हो जाएगा 8 के टेबल में 45, 5 ज़ा 8 5 ज़ा 45, यहाँ पे 2 आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। राइट, ये आंसर 52 होगा। डेसिमल, अगेन डेसिमल को सॉल्व करने का भी सेम तरीका है। 0.23 है, उसको हम 8 से अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा। फिर इसको लिखने का क्या तरीका, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे
117, ये आंसर इसका आ जाएगा। ये आप कर लोगे। इसका करने का तरीका सेम चीज़ चल रही है, बस यहाँ पे आपने अभी तक हम बाइनरी वाले में 2 से करते थे, अब इसमें हम 8 से करेंगे। देन अगर हम ऑक्टल टू बाइनरी देखें अब, तो ऑक्टल टू बाइनरी होगा 2 की टेबल पे आप करोगे जैसे हम करते आ रहे थे। अच्छा, अब ये टेबल भी आप बना सकते हो, ये टेबल भी आप बना सकते हो। ये टेबल कैसे बनती है इसको समझते हैं पहले थोड़ा। जैसे हमने क्या किया, हमने 0 0 0, देन बस 0 0 1 0 1 0 0 1 1। ये आप टेबल अगर समझ जाओगे, बना लोगे, याद कर लोगे, तो आपका काफ़ी काम आसान हो जाता है इसको सॉल्व करने में। एंड देन आप फाइनली अपना आंसर भी इससे लिख सकते हो देख के कि 7 की पोजीशन पे क्या है 1 1 1। तो आपने जैसे यहाँ पे ये 7 है, 7 की पोजीशन में क्या है 1 1 1, आपने 1 1 1 यहाँ लिख दिया। 5 की पोजीशन पे क्या है 1 0 1, 1 0 1 आ गया नेक्स्ट। ऐसे करके यहाँ पे ये सॉल्व हो जाएगा। डेसिमल का भी सेम तरीका रहेगा इसमें। अब अगर हम देखें बाइनरी टू ऑक्टल, डिफरेंट बाइनरी टू ऑक्टल, तो अगेन आप ये टेबल से मैच कर सकते हो कि 0 1 1 कौन सा है। 0 1 1 हमारा 3 है, तो ये 0 1 1 3 हो गया, एंड देन 0 1 1 हमारा 3 हो गया। तो ये 3 के उसमें रहता है, तो 3 ही आपको कंसिडर करने होते हैं, देखने होते हैं, तो इससे सॉल्व हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। सो डेटा कम्युनिकेशन मतलब होता है कि जब हम अपना कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर्स के बीच में शेयर करते हैं, चाहे हम किसी भी नेटवर्क के थ्रू शेयर करें या किसी भी पोर्ट के थ्रू शेयर करें, उसको हम डेटा कम्युनिकेशन बोलते हैं। डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर सिग्नल के फॉर्म में पास होता है, वो हमें दिखता नहीं है पास होते हुए, बट वो सिग्नल्स के थ्रू पास होता है। देयर आर मेन 3 टाइप्स ऑफ सिग्नल्स, डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल एंड हाइब्रिड सिग्नल। डिजिटल सिग्नल होता है डेटा इज़ ट्रांसमिटिंग इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डेटा ट्रांसफ़र होता है इन बाइनरी, मतलब 0 to 1। बाइनरी कहीं भी आएगा तो 0 and 1 मतलब होता है, 0 मतलब ऑफ एंड 1 मतलब ऑन होता है। तो ये हो जाता है वेव फॉर्म में वो ट्रैवल करता है, हमें पता है वेव फॉर्म में, जैसे ये चल रहा है ऐसे वेव फॉर्म में, नीचे आएगा 0, ऊपर रहेगा 1। वेराज एनालॉग जो होता है वो रेडियो वेव्स की तरह होता है, लाइक टेलीफोन लाइंस में जब हम बात करते हैं तो वो रेडियो वेव्स की तरह से वो एनालॉग सिग्नल हो जाता है। हाइब्रिड होता है, दीज सिग्नल्स हैव प्रॉपर टाइज ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल, दोनों का प्रॉपर अमेलगमेशन होता है, प्रॉपर तरीके से दोनों का सिंथेसिस होता है हाइब्रिड में। लाइक एग्जाम्पल ECG मशीन जो होती है हॉस्पिटल में, या सिस्मोग्राफ फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, ये सब किसका एग्जाम्पल होते हैं, हाइब्रिड का एग्जाम्पल होते हैं। अ कम्युनिकेशन चैनल रिफर्स टू डायरेक्शन ऑफ सिग्नल फ्लो, हम लोग जो कम्युनिकेशन चैनल इस्टेब्लिश करते हैं एक कंप्यूटर के दूसरे कंप्यूटर में, उसका डायरेक्शन ऑफ वो जो चैनल फ्लो होता है वो डिफाइन करता है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या है, किस डायरेक्शन से, अगर हम कंप्यूटर, हमारे पास A कंप्यूटर है और B कंप्यूटर है, तो इनका डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या है कि A से B जा रहा है या B से A जा रहा है, उसको हम कम्युनिकेशन चैनल कहते हैं।